आप में से कई लोग अब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए होंगे और अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे होंगे। कई लोगों को कुछ परेशानियां भी आ रही होंगी, तो इसलिए इस बार के टैक्स गुरु शो को हमने इनकम टैक्स रिटर्न स्पेशल बनाने की कोशिश की है, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई हर दिक्कतों को दूर करने की कोशिश हम करेंगे इस शो में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और इन सारे उलझनों को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्त समय में यहाँ आने के लिए समय निकालना, क्योंकि मुझे पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बड़ी कोशिश चल रही होगी। कितने घंटे काम करने पड़ते हैं? बिल्कुल, आजकल हम 15-15 घंटे काम कर रहे हैं और स्टाफ तो कई बार इससे भी ज्यादा काम करता है। बताइए, 15 घंटे 16 घंटे काम करने के बाद भी यहाँ पे स्टूडियो आई हैं ताकि हमारे दर्शकों के सारी उलझनों को दूर किया जा सके। इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि इस शो में इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हर वो बारीकियां जिनका जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। फॉर्म 16 नहीं है फिर भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। आखिर क्या है तरीका, बताएंगे इस शो में। और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल गेन्स दिखाना क्यों जरूरी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म जब भरने जाते हैं तो सबसे पहले सीए भी कहते हैं और हम लोग भी ढूंढते हैं कि फॉर्म 16 कहाँ है जिसके आधार पर हम रिटर्न फाइल करें। लेकिन कईयों को दिक्कत ये आ रही है कि फॉर्म 16 है भी नहीं, तो क्या करें। तो गौरी, पहला सवाल यही है, क्या फॉर्म 16 के बगैर भी हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं? जी लक्ष्मण, देखिए फॉर्म 16 वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 16 आपका हक है, आपको अपने एम्प्लॉयर से लेना है और आप राइटफुली मांग सकते हैं कि आपको फॉर्म 16 दिया जाए समय पे। लेकिन फिर भी कुछ केसेस सामने आए हैं जहां पे एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 नहीं दिया है, तो वो लोग थोड़े परेशान चल रहे हैं कि बिना फॉर्म 16 के रिटर्न कैसे भरें। तो रिटर्न आप भर दीजिए बिना फॉर्म 16 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पे स्लिप्स मिलती हैं, पे स्लिप्स में आपकी जो एग्जेम्पशंस का अमाउंट होता है वो क्लैरिफाई किया गया होता है कि आपकी पर मंथ आपको कितनी एग्जेम्पशन मिली है और पर मंथ आपको कितनी सैलरी मिली है, कितना बेसिक पे है, कितना डीए है, कितना पीएफ कटा है, और ये सारी जानकारी आपके जो पे स्लिप है उसमें होती है। तो उसको आपको हर महीने का टोटल करके और क्यूमुलेटिव फिगर अपनी रिटर्न में डाल के आपको रिटर्न भर देनी है। साथ ही इसको 26 एएस से आप जरूर मैच कर लें कि आपकी जो पे स्लिप्स हैं ये 26 एएस से मैच कर रही हैं, क्योंकि अगर ये 26 एएस से मैच नहीं करेंगी तो आपको जो है नोटिस आने का चांस बन जाता है। 26 एएस से मैच नहीं करेगा तो फिर 26 एएस में कैसे बदलाव किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे हम। लेकिन फॉर्म 16 में एक और सवाल आता है, कई लोगों के पास नहीं है, कई लोगों के पास एक के बजाय 2 फॉर्म 16 आ जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? जी लक्ष्मण, ये बहुत कॉमन केस है। एक के बजाय 2 फॉर्म 16 आते हैं, क्योंकि ये तब होता है जब आपने साल के बीच में अपने नौकरी जो है उसको चेंज किया है। तो जितने समय आप पुराने एम्प्लॉयर के पास थे उन्होंने उस समय का आपको फॉर्म 16 दिया होगा, नए एम्प्लॉयर ने मार्च तक का आपको फॉर्म 16 दिया होगा, तो आपके पास 2 फॉर्म 16 आ जाएंगे। इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो ये है कि आपने अपने नए एम्प्लॉयर को पुराने इनकम की जानकारी दी थी, तो आपको नए एम्प्लॉयर ने ही फॉर्म 16 दिया होगा और उसमें पुरानी जो इनकम है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है, आपको 2 फॉर्म 16 मिले हैं और आपको दोनों ही एम्प्लॉयर ने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी दी होगी, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 2 बार मिल गई होगी, लेकिन एक्चुअल में तो आप एक ही बार ले सकते हैं, तो दोनों फॉर्म 16 को क्लब करके आप रिटर्न भरेंगे और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी डिडक्शंस जितनी है वो सब आपको एक एक बार मिलेगी। तो आपका हो सकता है कि इस केस में आपका टैक्स पेबल बन जाए। टैक्स पेबल बन जाए। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी और कई सारी बातें हैं कि कौन सा फॉर्म चुने, एआईएस कैसे ठीक करें, कैपिटल गेन्स कैसे दिखाएं, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ कई सारे फोन कॉल आ रहे हैं। एक सवाल आया मनोज गौतम जी का, जो फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? अरे सर, मेरा ये है कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ। ठीक है। और स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं और क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड है। डिविडेंड आया हुआ है जो है, तो उस पर टैक्स जो देना है, तो उसके लिए जो है आईटीआर 1 भरना पड़ेगा या आईटीआर 2 भरना पड़ेगा? ठीक है, देखिए आपकी अगर तो सैलरी इनकम है और डिविडेंड से इनकम है, तो जो डिविडेंड की इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है, जो आप आईटीआर 1 में आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक खरीद के रख रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। उस केस में आप आईटीआर 1 ही भरेंगे। लेकिन अगर आप बार बार खरीद बेच कर रहे हैं और आपको कैपिटल गेन हुआ है या बिजनेस इनकम हुई है, एफ&ओ से हुआ है, इंट्राडे से हुआ है, तो आपको अगर कैपिटल गेन हुआ है तो आईटीआर 2 भरनी होगी, और बिजनेस इनकम है यानी एफ&ओ, इंट्राडे या वॉल्यूम ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखानी होगी आपको आईटीआर 3 में।
तो इस तरीके से आप ITR 1 भरना है कि ITR 2 भरना है या फिर 3 भरना है, इस बात का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन सिर्फ गौतम जी के पास नहीं है, मुझे लगता है कई लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कौन सा फॉर्म भरें। तो अगर आप एक बार बता सकें संक्षिप्त में कि किन लोगों के लिए कौन सा फॉर्म ज़्यादा उपयोगी, कौन सा फॉर्म भरें वो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आता टोटल है कितने आपका, फॉर्म होते हैं वैसे? देखिए वैसे 7 फॉर्म्स होते हैं, मैं आपको फर्स्ट 6 बताती हूँ जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। पहला जो फॉर्म होता है ITR 1 सबसे आसान होता है भरना। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कंडीशंस हैं कि आपकी सैलरी इनकम होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 1 हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकती है। अगर आपकी कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। साथ ही आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयर होल्डिंग रखते हैं तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है या आप फॉरेन कंट्री के एसेट में आपके पास कोई एसेट है या साइनिंग अथॉरिटी भी है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। इन केसेस में आपको ITR 2 भरनी होगी। ITR 2 तब है जब आप ITR 1 में फॉल नहीं करते या आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो ITR 2 आप भरेंगे। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और PNL जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं उस केस में आपको ITR 3 भरनी होगी। और अगर आप प्रिजम्पटिव में जाना चाहते हैं, जो प्रिजम्पटिव स्कीम होती है सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA, जिसमें आप अपने ग्रॉस टर्नओवर का एक परसेंटेज अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, एक्चुअल करते हैं और उसको आप ITR 4 में दिखाते हैं। ITR 5 होती है पार्टनरशिप फर्म्स और LLPs के लिए और ITR 6 होती है कंपनीज के लिए। तो ये कुछ ITRs हैं जो आपको देख के आराम से समझ के कि कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल है तब भरनी है। जिस तरीके से सरकार बार बार कहती है कि हम लोग ITR फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा सरल कर दिए तो लोग खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, तो अक्सर गलतियां कौन कौन से करते हैं लोग, वो जरा बता दीजिए जिससे बचा भी जाए। देखिए सबसे पहले तो जिस तरह हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि AIS और 26 ईयर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ लोग जल्दबाजी में रिटर्न भर देते हैं, अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते, 26 ईयर्स चेक नहीं करते, AIS चेक नहीं करते और उसमें मिसमैच आ जाता है तो उसमें नोटिस आने का डर होता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल गेन्स लोग भूल जाते हैं कि उनका कैपिटल गेन है और AIS में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो खाली अपनी सैलरी इनकम दिखा के रिटर्न भर देते हैं। अच्छा, कई लोगों को ये नहीं पता लगता कि कैपिटल गेन क्यों हुआ है। कई लोगों ने STP लगाई होती है, तो STP का मतलब होता है कि पहले आपने पैसा रिडीम किया उसके बाद री इन्वेस्ट किया, तो उस केस में भी कैपिटल गेन लगता है, तो वो इन्फॉर्मेशन रह जाती है। या कोई सोर्स ऑफ इनकम आपकी रह जाती है, जैसे आपको कहीं से इंटरेस्ट आया या आपको FD का इंटरेस्ट आया, सेविंग्स का इंटरेस्ट आया। कई लोग सोचते हैं कि सेविंग्स का इंटरेस्ट 10,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी दिखाना जरूरी है। एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं आप, या आप अपनी डिडक्शन को गलत क्लेम कर लेते हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आमतौर पे लोग करते हैं, लेकिन आपको उन गलतियों से बचना चाहिए क्योंकि बाद में अगर नोटिस आएगा तो फिर आपको अलग पछड़े में पड़ना पड़ेगा। तो ये सारी गलतियां ना करें और जो गौरी ने बताया आपकी कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए उपयोगी है उसी फॉर्म को भरें। और समय बहुत कम है इसलिए आप अंतिम समय का इंतजार आप मत करिए, क्योंकि अंतिम समय आखिरकार आ ही चुका है और इस इंतजार में मत रहिए कि सरकार शायद एक्सटेंशन दे देगी कि तो हम तब भरेंगे, तो इस इंतजार में बिल्कुल मत रहिए। आप हर वक्त को अंतिम समय मान कर अपना ITR फॉर्म जरूर भरिए। और जो टैक्स गुरु में हमने आपको उपाय बताए हैं, टिप्स दिए, उम्मीद करता हूं कि टिप्स आपके काम काफ़ी आएंगे। अगले सवाल के लिए चलते हैं मुंबई, जहां से सुधाकर कनकल जी हमारे साथ फोन लाइन पर। डॉक्टर सुधाकर कनकल। सुधाकर जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून जी नमस्कार। आप डॉक्टर पेशे से हैं कि PhD? सुधाकर कंकर, प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन फ्रॉम चेंबूर। हाँ बताएं। माय क्वेश्चन इज, हाँ my daughter is NRI for last 7 years. ठीक है। And her total income for this year is 2,38,000 only. Out of this, 1,20,000 is dividend income from Indian companies. ठीक है। Is she liable to pay tax on this dividend? And second question is, can she become HUF karta after our death? ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। गौरी क्या सुझाव होगा? देखिए क्योंकि वो NRI हैं तो इंडिया में उनको रिटर्न तभी भरनी है जब उनकी इंडिया में अखरू या अराइज हो रही है इनकम और वो 2.5 लाख से ऊपर है। अब आपने बोला कि आपकी इनकम 2,30,000 या 36,000 जो भी आपने बताया, 2.5 लाख से कम का अमाउंट आपने बताया, 2,38,000, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका शायद TDS कटा होगा इस डिविडेंड पे और बाकी इनकम पे, तो अगर आपको उसका रिफंड लेना है तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो वो रिफंड नहीं आएगा, बट एज पर लॉ आप रिटर्न अगर नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैपिटल गेन को आईटीआर में दाखिल करना कितना है जरूरी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।